अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बात करनी है। इमरान खान साहब के वैसे तो हर नए दिन के साथ कुछ नई स्टोरियां होती हैं, लेकिन जिस मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं, बड़ा हसास मौजू है। एक नहीं हजार दफा सोचा जाता है जब कोई ऐसी बात आप करने जा रहे हो जिससे आपके मुल्क को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान पहुंच सकता हो। अमरीकी गुलामी नामंजूर। हम कोई गुलाम है जो आपकी बात न माने। एब्सोल्युटली नॉट। ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर कौमे यूथ को मुसलसल बेवकूफ बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह से इलेक्शन हो जाए या मुझे दोबारा इक्तदार के ऐवानों में पहुंचा दिया जाए। अपने उन फॉलोअर्स को जो बेवकूफ़ी की हद तक आपके साथ हैं, उनका मिसयूज़ करना और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना, ये था मकसद इस पूरे बयानिए का, जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ नारे निकाले। अमरीकी गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। जी। इमरान खान साहब ने लुबे लुबाब ये है, आगे जाके रूस के दौरे पर भी बात करेंगे, एक दो चीज़ें और भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये जो अमरीकी गुलामी नामंजूरी वाला बयानिया था, वो अपनी मौत आप मर गया है। कैसे मर गया है? आलमी सतह के बड़े ही एक मोतबर अखबार हैं, अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो जर्नल में शाया होने वाले मजमून ने इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को ये उस बयानिए, उस अखबार में जो खबर जो छपी है, उसमें उसकी जो हेडलाइन थी, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है इमरान खान को। इस अखबार में जो खबर छपी है वो छोटी खबर नहीं होती। मजमून नगार ने, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इस पे हम लोग खुल के बात करेंगे। मजमून नगार ने लिखा है कि अगर फौज बिखरती है तो इसके बाद पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। सीनियर फौजी अफसर को अवामी सतह पर निशाना बनाना इंतकामी कार्रवाई और सिविल मिलिट्री के तलकात को बड़ा नुकसान पहुंचने के मुतरादिफ है। अखबार लिखता है, वैसे तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को पता भी है कि जिस मुल्क की फौज कमजोर हो जाए या जिस मुल्क की फौज कमजोर हो, उस मुल्क का बचना या उस मुल्क की तबाही या उस मुल्क का दुश्मनों के हाथों महफूज रहना कोई मुझ सही हो सकता है। इमरान खान साहब जलसे जुलूसों में अपने सीनियर तरीन जो फौजी हैं, बल्कि जो फौजी लीड कर रहे हैं अदारे को, बल्कि जो फौजी सरबराह हैं अदारे को, उनके बारे में ऐसे अल्फाज जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मीर जाफर और मीर सादक के अल्फाज हम मेरे ख्याल में अपनी तारीख से निकाल चुके थे, भूल चुके थे, लेकिन इमरान खान साहब ने दोबारा हमें याद करवाया कि मीर जाफर कौन है और मीर सादक कौन है। उसके बाद जानवरों तक कहना, और उसके बाद ये कहना क्योंकि तुम लोग चौकीदार हो, हम तुम्हें इस बात की तनख्वाह देते हैं, इसलिए हम तुमसे क्यों डरें। और साथ में जलसे में खड़े होकर 15,000, 20,000 या 10,000 जितने भी लोग हैं, उनसे भी ये कहना कि तुम लोग इनसे मत डरो, क्योंकि ये तुम्हारी दे हुए टैक्स पर पलते हैं और तुम्हारे चौकीदार हैं। ये वो अल्फाज है जिसके बाद एक बहुत बड़े अमरीकी अखबार में लिखा कि इमरान खान साहब इतना नुकसान इस मुल्क की फौज को पहुंचा रहे हैं कि इमरान खान साहब, शायद मकसद भी उनका यही है कि पाकिस्तान तोड़ना, और वो तब तक नहीं टूट सकता जब तक आप अपनी फौज को कमजोर नहीं करेंगे। आगे जाके अखबार लिखता है कि इमरान खान का फौज के लिए पैगाम वाज़ेह है कि मेरे लिए नहीं खेलोगे तो तुम्हें डिसक्रेडिट करने के लिए हर हद तक जाऊंगा। इमरान खान का तर्ज अमल साफ बता रहा है कि वो बतौर अदारा फौज को बदनामी की हद तक ले जाना चाहते हैं। जी। इमरान खान साहब जो पिछले दिनों एक जर्मन एंकर, जिसको बाद में पीटीआई के यूथियों ने, इमरानडूज ने मारने की और रेप करने की धमकी दी थी, उसने भी यही सवाल किया था कि आप क्या हमें ये बता सकते हैं, अमेरिकन और उसके बाद तुर्कश टीवी के चैनल के जो, उन्होंने भी ये कहा था कि नॉर्मल पाकिस्तान में हर सियासी जमात पिछले 70 साल से ये कह रही है कि फौज सियासत में अमल दखल रोक दे, लेकिन खान साहब, हमें वाजिया ये नहीं हो रहा आपसे कि आप क्या चाहते हैं कि फौज आपके साथ खड़ी हो जाए, दोबारा आपको इक्तदार में ला। जब दोबारा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब पहले भी उनको फौज इक्तदार में लेकर आई थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इमरान खान साहब फौज को ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मिलकर खेलो, मुझे दोबारा इक़्तिदार में लेके आओ, वरना मैं तुम्हें इतना मुतनाज़ा कर दूंगा। कहने लगे ना, मैं
یا تو میری सहेली बन जा, या मैं तेनू इन्ना बदनाम कर देंगा, तेनू रिश्ता देगा कोई नहीं, या तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो इमरान खान साहब का भी यही कहा गया है कि वो कहते हैं कि इतना डिस्क्रेडिट कर देंगे, कोई इनकी इज्जत नहीं रहेगी अगर मेरे लिए नहीं खेलोगे। आगे जाके लिखता है वॉल स्ट्रीट के मजमून में, इमरान खान की ब्लैक मेलिंग के आगे सर झुकाना फौज के लिए एक बड़ा ऑप्शन है। मौजूदा सूरत हाल में फौजी क़यादत के सामने चंद अच्छे ऑप्शन भी हैं, ताहम इमरान खान की ब्लैक मेलिंग को तस्लीम करना अदारे को कमजोर करने के मुताबिक होगा। जी, कहते हैं कि अगर ये इमरान खान साहब की इस ऑप्शन को मान भी लिया जाए कि फौज का अदारा इमरान खान साहब के आगे सर झुका ले, तो मेरे ख्याल में फौज इससे बड़ी कमजोर हो जाएगी। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी फौज किसी एक फर्द के सामने सर झुका दे, ये मेरे ख्याल में सीखा ही नहीं। ये फौज बड़ी प्रोफेशनल फौज, दुनिया में टॉप 10 में आने वाले कमांडोज फौज, जब भी तारीख लिखी जाती है तो या दुनिया में जब भी कहीं पे कोई ऐसा चीज होती है तो पाकिस्तानी फौज को वहां पे बुलाया जाता है, पाकिस्तानी फौज से मशवरा किया जाता है। तो इसलिए एक इंसान एक इमरान खान के झूठे बयानिए के आगे, जिसमें वो हमें बताते रहे कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम हैं, ये मैं आगे जाके इसको मजीद जरा खोलता हूँ। लेकिन एक लास्ट फिक्रा इस मजमून से जो मैंने चंद अहम अहम थे वो निकाले थे, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। अच्छा, मजमून नगार के मुताबिक पाकिस्तान में फौज के किरदार पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन मुल्क के लिए इसकी शानदार खिदमात ज्यादा अहम है। ये फौज ही है जिसने भारत समेत दीगर पाकिस्तान मुखालफिन को मुश्किलात में फंसाए रखा। फौज ने एक गैर फाल मुल्क में एक फाल अदारे के तौर पर अपने आप को मनवाया। जी, वो कहते हैं कि बहुत सारे अदारे पाकिस्तान में जो हैं वो इतने फाल नहीं है। कल रात को भी हम लोग कह रहे थे कि शायद एक वाहिद अदारा है जो कम अज कम हमारे तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद उसमें स्ट्रेंथ, उसमें मजबूती वो कायम है, और उसी के कायम रहने से आपका पाकिस्तान कायम है। कहते हैं ना कि कभी कोई ऐसी बात करें तो कहते हैं जी आप लोग सोते हो और जो सरहदों पे जागते हैं वो आपकी हिफाजत कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग अदारा है। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझाना बहुत मुश्किल है कि जब आप फौज को खड़े होकर गालियां निकाल रहे होते हैं, उनको चौकीदार कह रहे होते हैं और उनको ये ताना दे रहे होते हैं कि मेरे पैसे टैक्स है, जो कि कभी इमरान खान साहब ने दिए ही नहीं है, उससे आप लोग तनख्वाह लेते हैं, इसलिए आप मेरी बात माने, मैं आपकी बात क्यों मानूं। ये है इमरान खान साहब का लुबे लुबाब, और ये आम इंसान लोगों को भी यही बात बता रहे हैं कि आप लोगों ने डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है कि ये चौकीदार है, ये आपके घर की हिफाजत करते हैं और आप इनको तनख्वाह देते हैं, और आप अपने चौकीदार से डरना शुरू कर दें तो ये बहुत आई डोंट नो, बड़ी गिरी हुई मैं इस पे नहीं जाना चाहता। अमेरिका के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर अमेरिका के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे वो इल्जामात जो है इमरान खान साहब ने कहा कि वो माजी का हिस्सा बन गया है, उस का कुछ लेना देना नहीं रहा। अब हम उस पे बात नहीं करते, लेकिन वो जो माजी का हिस्सा बन गया, इमरान खान साहब का जो यूथियों को बेवकूफ बनाने का एक लंबा चौड़ा प्लान था, जिससे वो बने भी नहीं कि हम कोई गुलाम हैं। तो अब यूथिया क्या करें, गाड़ियों के पीछे से वो जो स्टिकर है वो उतार दें, और दुनिया भर में जो हमारे साथ सुबह शाम बहस करते थे वो किस मुंह से हमारे साथ दोबारा बात करेंगे जब उनका जो लीडर है वो ये कह रहा है कि वो माजी का एक किस्सा बन गया, छोड़े जी कोई और बात करें, उस पे हमने अब क्या बात करनी है। तो अब उसको क्या समझा जाए कि इस कौम का अरबों डॉलर, अरबों रुपया जो जाया हुआ जलसे जुलूसों पर, रोड ब्लॉक करने पर, जो नुकसानात ताजरों के हुए, या उन्हीं यूथियों ने जो उन्होंने काम पर जाने के बजाय इमरान खान साहब के साथ मिलकर गुलामी से निकलने के लिए जो तहरीकें चलाई, उसका क्या होगा। इसके अलावा ऐसे अनगिनत नुकसानात बताए जा सकते हैं जो इमरान खान साहब ने किए। 80 जलसे आपने कर दिए, जिनमें सिर्फ एक लाइन थी कि हम कोई गुलाम हैं या हम गुलामी से आज़ादी चाहते हैं, अमेरिका कौन होता है हमारे फैसले करने वाला। और अभी आप कह रहे हैं कि उसमें वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बस छोड़े उसको, दफा करें, जो हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में, इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि इमरान खान साहब कुछ ये क्यों कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और अभी किस किस से माफी मांगेंगे, ये भी मैं आपको प्रोग्राम के अभी अभी एक आध मिनट के अंदर बताऊंगा। एक इंकशाफ और भी किया, वो था कि रूस का दौरा करना उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती थी। आप खुद देखें कि आम इंसान को नजर आ रहा है कि रूस एक ऐसे मुल्क से जंग लड़ने जा रहा है जिसके साथ दुनिया के 90% मुल्क खड़े हैं। जी, यूक्रेन की तरफ पूरा यूरोप खड़ा है, यूक्रेन की तरफ आपका अमेरिका खड़ा है, और फिर अमेरिका के जितने ब्लॉक के लोग हैं वो खड़े हैं।
پھر اس کے ساتھ انگلینڈ کھڑا ہے، پھر انگلینڈ کے بلاک کے جتنے لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں، اور آپ جا کے روس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے صدر پوٹن کو ہاتھ ملایا ہے اس نے ادھر جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور مجھے دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں، ٹریڈ کے لیے بھی اگر گئے ہیں، یہ بات مان بھی لایا جائے کہ آپ ٹریڈ کے لیے گئے ہیں، تو ٹریڈ ایسے حالات میں کوئی ملک کیسے کرے گا جب اس ملک نے اسی دن جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ پریکٹیکل جنگ لڑنی شروع کر دی ہے؟ تو یہ سمجھانا اس وقت خان صاحب کو بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت ہر وہ چیز اپنے استعمال اپنے بیانیے میں یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، تو وہ کیونکہ گندم لینے گئے تھے، اور جو کہ ہم ساری عمر یوکرین سے لیتے رہے ہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے، لیکن اس وقت ہمیں لینی تھی روس سے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ میں مطلب کہ اس پہ بھی معافی مانگتا ہوں۔ جی آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہے کہ پوری دنیا سے تنہا رہ کر وہ اس ملک یا دنیا کی کسی ملک میں بھی سیاست نہیں کر سکتے، کہ آپ امریکہ کو بھی برا کہیں، روس کو بھی برا کہیں، چائنا کو بھی، اور اس کے بعد سیاست کریں، ان کی اپنی ذاتی حیثیت زیرو ہو گئی ہے، کہ ان کو ذاتی حیثیت میں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے عمران خان صاحب اب معافیاں مانگ رہے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، عمران خان صاحب جو ہے نا آگے جا کر جنرل باجوہ سے تو معافی مانگیں گے کیونکہ اس سے حیثیت میں معافی مانگیں گے، پروفیشنلی مانگے نہ مانگے، لیکن کیونکہ ان پر جتنے احسانات عمران خان پر تھے جنرل باجوہ صاحب کے، کہ وہ ان کو ایک ڈاکٹرائن کی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے عمران خان صاحب کا انتخاب کیا، اور ڈی چوک سے اٹھا کر ایک 12 سیٹوں والے بندے کو جب وزیر اعظم بنا دیا، تو اس سے بھی معافی مانگیں گے۔ لیکن سب سے بڑی جو معافی مانگیں گے عمران خان صاحب، وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ کیوں مانگیں گے؟ کیونکہ ان کو جب ریلائز ہو رہا ہے تو یہ بھی ان کو ریلائز ہوگا کہ ایک ملک چلتا ہوا جس کی ترقی کی رفتار پوری دنیا میں ایک مثال بنی ہوئی تھی، جس کی جی ڈی پی سے لے کر بجلی کے کارخانوں سے لے کر دہشت گردی کے خاتمے تک، اور سب سے بڑی بات غیر ملکی انویسٹمنٹ کی جو لائنیں لگی ہوئی تھی، وہ عمران خان کی وجہ سے سب تباہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب خود بھی معافی مانگے گا، اور نواز شریف صاحب سے معافی مانگے گا، ہاتھ پیر جوڑ کر باندھ کر معافی مانگے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی یا مجھ سے یہ غلطی کروائی گئی، اور کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے عمران خان کی۔ اب آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح اس کی ریلیاں کھاریاں یا جیل میں جا کے 500 ہزار بندے پر آ گئی ہیں، رسد عمر چلا رہے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں ہم کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ یہ جو جلسوں پہ سٹیج پر کھڑے ہیں ان سے بھی معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کی بھی سیاست ختم کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن جو سب سے بڑی معافی ہوگی وہ ہوگی نواز شریف صاحب سے۔ نواز شریف صاحب جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی اس پہ تو معافی مانگے گا، لیکن اس ملک کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کیا، نواز شریف کے آؤٹ ہونے سے اس ملک کی جو تباہی ہوئی، اس کی وجہ سے وہ نواز شریف سے معافی مانگے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اس فتنے سے بچیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آنے والے دنوں میں یہ کیا کرنے والا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ اپنی شہرت یا میڈیا میں رہنے کا اس کا جو کریز ہے یا اس کا جو نشہ ہے، وہ نشہ جو یہ کرتا رہے گا۔ دو نشے ہیں، ایک نشہ وہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور ایک نشہ اس کو میڈیا میں رہنے کا ہے، اس سے وہ آؤٹ نہیں ہو سکتا، اور میڈیا میں رہنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی جھوٹ گھڑنا پڑے گا، ورنہ وہ میڈیا میں کیا بیچے گا، کیونکہ اس کے پاس بیچنے کے لیے پوزیٹو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔